बाकी लोगों ने इतना कुछ कहा है मेरे पिताजी के बारे में, उनके फ़िल्मों के बारे में, मैं नहीं जानता मैं क्या कह सकूँगा। मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ कि आप सब यहाँ आए। कल कृपाशंकर जी आए थे हमारे पास। शर्मा जी ने कहा कि आप जब बात करेंगे तो आप अपने और अपने पिताजी के जो एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में कुछ कहो। तो घर जाकर मैं सोचने लगा। मेरा जन्म हुआ था 1956 में। उसी साल मेरे पिताजी ने प्यासा शुरू की। प्यासा एक इस तरह का फ़िल्म था जो उनके ख़्याल में उन्होंने पहला ड्राफ्ट जो लिखा था 1947-48 के बीच में लिखा था, और ये ड्राफ्ट ये कहानी वो हमेशा बनाना चाहते थे, बट क्योंकि उनका करियर का शुरुआत था तो तभी वो सोच रहे थे कि पहले कुछ कमर्शियल फिल्म बना दें, एक बार सक्सेसफुल हो जाए हम एज अ कमर्शियल फिल्म मेकर, फिर मैं प्यासा को एक फिल्म के तौर पे पेश कर सकता हूँ। तो 1956 में उन्होंने फिर तय किया। उन्होंने उससे पहले उनके प्रोडक्शंस में आर पार, मिस्टर मिसेस 55, CID रिलीज़ हो गई और काफ़ी कामयाब हो गई थी ये तीनों फिल्में। तो जब ये तीनों फिल्में कामयाब हो गई तब उन्होंने ये तय किया कि मैं अगला फिल्म जो बनाऊंगा वो प्यासा रहेगा। तभी उन्होंने प्यासा का निर्माण किया और प्यासा बनाने लगे। प्यासा बनाते बनाते मेरे जितने भी परिवार वालों ने मुझसे बताया कि उनका जो चरित्र है, उनका जो आउटलुक था लाइफ में, वो काफ़ी बदल गया था। पहले वो बहुत खुश मिजाज के इंसान थे, लोगों के साथ बाहर जाना ये सब पसंद करते थे। प्यासा बनाने के दौरान वो इतना अपने आप में घुस गए कि वो एक अलग सा इंसान बन गए। तो प्यासा के बाद उन्होंने बनाई कागज़ के फूल और फिर साहिब बीबी और ग़ुलाम। तो उनका जो नज़रिया था सिनेमा की तरफ, उसका काफ़ी एक अलग अंदाज़ आया। उनके पहले फिल्मों में जैसे बाजी, जाल, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55 सारी कमर्शियल फिल्म्स थे जो म्यूज़िकल एंटरटेनर्स थे। और जब प्यासा में उन्होंने कदम रखा तो उनका पूरा एक अलग सा एक तस्वीर, सिनेमा की एक तस्वीर उन्होंने सामने लाया, और ये तस्वीर उनके मानसिक संतुलन में भी काफ़ी एक बदलाव पैदा किया। तो जब मैं सोचता हूँ कि जब ये बदलाव उनका शुरू हुआ 1956 में, जब मैं पैदा हुआ, तब मुझे ये ख़्याल आता है कि जब आप मुझसे पूछे, काफ़ी लोगों ने मुझसे, जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा है कि आप कितना जानते हो आपके पिताजी के बारे में, तो मेरे पास हमेशा कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि मैं बहुत कम उनको जान पाया। जब मैं 8 साल का था तब वो गुज़र गए। तो ये जो 8 साल उनके साथ हमने बिताए, तो ज़्यादातर हमारी यादें थी जब हम छुट्टियों में जाते थे। उनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ था। हम पाली हिल में रहते थे। जॉनी वॉकर अंकल बहुत ही करीब कार्टर रोड में रहा करते थे, तो तभी बड़े बड़े मकान नहीं हुआ करते, सारे बंगलोज़ थे। तो मेरे पिताजी पाली हिल से पतंग उड़ाते थे और जॉनी अंकल के साथ पेच लगाते थे। तो उनको क्या, क्योंकि उनका जो मकान था एक स्वीडिश कंस्ट्रक्शन का ये था, तो उसका स्लांटिंग रूफ था। तो उनको ये तय हुआ कि उन्होंने ये तय किया कि ये मकान हम तोड़ देते हैं और एक बिल्डिंग बनाते हैं जिससे एक छत हो और छत से मैं पतंग उड़ा सकूं। तो फिर 1963-64 के बीच में उन्होंने हमारा जो 48 पाली हिल का बंगला जो है, उन्होंने वो तोड़ दिया और नया बंगला शुरू किया। तो उनका इतना लगाव था पतंग उड़ाने में। फिर उनको, वो मेंबर थे पवाई लेक के, तो जॉनी अंकल और सब हम जाते थे वहाँ पवाई लेक में। कई बार बहुत रात तक हम मच्छी पकड़ते थे। उनको तो इनका ही फिर खेती करने का उनको बहुत शौक़ था। तो उन्होंने एक लोनावाला में एक ज़मीन ख़रीदी। तो कई बार जब फसल उगाने का वक्त आता था तो हम सब पूरा परिवार वहाँ जाते थे और उनका हाथ बटाते थे। हम तो बहुत छोटे थे तो हम तो ज़्यादा वहाँ मज़ा करने जाते थे, पर उनका उनका एक तरीका था, जितने भी उनके टेंशन्स थे और सिनेमा के प्रॉब्लम्स थे, उस तरह से वो हल करते थे।
तो उनका जो नज़रिया था, उनका जो फ़िल्मों की तरफ जो झुकाव था, मैं ज़्यादातर उनके दोस्तों से, उनके कलीग से बात करके मैं जान पाया हूँ। और काफ़ी लोगों ने, सब ने ये बताया है आप उनके फ़िल्मों के बारे में, उनका जो लगाव था फ़िल्मों के बारे में, और किस तरह से वो किस तरह की फ़िल्में बनाते थे। जैसे उनका जो लगाव था क्लोज शॉट्स में, ज़्यादातर लोग मेरे पिताजी से पहले जो भी वो लेंसेज इस्तेमाल करते थे, वो 35 है या 40 मिलीमीटर लेंस इस्तेमाल करते थे। मेरे पिताजी को लॉन्ग फोकल लेंथ लेंसेज बहुत पसंद थे, तो उन्होंने एक दौर शुरू किया जहाँ 75 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर लेंस इस्तेमाल किया जाता था। 100 मिलीमीटर और 75 मिलीमीटर लेंथ में क्या, डेप्थ ऑफ फील्ड में बहुत फ़र्क पड़ता है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी कट जाता है उसमें, तो वो लेंस हैंडल करने में कैमरामैन को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि फोकस स्टेडी रखना बहुत मुश्किल काम होता है वो लेंसेज में। पर वो लेंस का जो एक रिज़ल्ट निकलता है, जो फाइनल रिज़ल्ट आप स्क्रीन पे देखते हो, वो अलग, दूसरे फिल्मों से बहुत ही अलग होता है, क्योंकि कैरेक्टर एकदम आपके सामने आता है और पीछे के जितने भी आपके चीज़ें हैं वो आउट ऑफ फोकस रहती है। तो उस तरह से उन्होंने जिस तरह ये इन लेंसेज को इस्तेमाल करके उन्होंने जिस तरह से फिल्मों में एक अलग सा बदलाव लाया, तो मूर्ति अंकल हमसे हमेशा कहते थे कि जब वो बाहर के प्रोडक्शंस में जाते थे तो सब आते थे मूर्ति अंकल के पास कि भाई वो आप वो गुर्दत वाला लेंस आप इस्तेमाल कीजिए, वो लेंस हमें चाहिए। तो वो एक उनका जो शॉट्स टेकिंग का एक तरीका था, वो एक गुर्दत फिल्म्स का एक गुर्दत शॉट कहा जाता था। तो मूर्ति अंकल से जितने भी फिल्म वाले एज अ कैमरामैन उनको लेते थे, तो वो बार बार उनसे कहते थे कि भाई मुझे वो गुर्दत का शॉट दीजिए। और फिर उनका एक और जितना भी उन्होंने फिल्मों में दिया, उनके गाने और उनका जो गानों का जो लिरिक्स है उसमें बहुत वो मेहनत करते थे। जैसे वक्त ने किया जो कागज़ के फूल में गाना बना निकला, जब उन्होंने कहानी लिखी थी तो कहानी में उस वक्त कोई सिचुएशन नहीं था वक्त ने किया के लिए। तो बर्मन दा उनके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो सचिन दा के पास गए, तो सचिन दा ने एक दिन सिर्फ ये धुन उनको सुनाया और वो धुन मेरे पिताजी को बहुत पसंद आया। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये गाना मुझे चाहिए, पर ये गाना मैं फिल्म में कहाँ डालूँ ये मुझे समझ में नहीं आता। तो वो कैफ़ी साहब के साथ बैठे और कैफ़ी साहब से कहा कि ये धुन है मेरा, इसमें आप कुछ बोल लिख लीजिए, शायद अगर आप बोल लिख लोगे तो शायद मुझे एक सिचुएशन इसमें से निकल आएगा। तो कैफ़ी साहब कई बार लिखते गए। मुझसे कहा गया है कि करीबन 60 वर्जन्स गाने के उन्होंने लिखे, और फिर भी मेरे पिताजी मतलब कभी उससे ये नहीं थे कि ये ठीक है, तो वो कह रहे थे नहीं ये जम नहीं रहा है। फिर आखिर में एक बार वो यहाँ लोनावला आए थे अपने फार्म हाउस में, और फिर वहाँ भी काफ़ी दिन उन्होंने बैठे, और अंत में उन्होंने कैफ़ी साहब से कहा कि कैफ़ी ये गाना मेरे इस फिल्म के लिए शायद नसीब नहीं होगा, हम ये गाना किसी और फिल्म में हम डाल देंगे। तो कैफ़ी साहब ने कहा नहीं, हम फिर हार मान रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे। तो जब वो लौट रहे थे तो तभी गाड़ी में बैठे बैठे कैफ़ी साहब ने ये पहला जो ओपनिंग लाइन्स है वो उन्होंने लिखा। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि ये ओपनिंग लाइन्स आपको कैसे लगता है कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। तो मेरे पिताजी ने कहा हाँ ये अच्छा एक ये स्टैंज़ा है, इसको आप बढ़ाइए, इसको आप पूरा एक गाना कीजिए। और फिर आप जब उन्होंने पूरा गाना लिखा और फिर मेरी माँ ने ये गाना गाया, और जब ये रिकॉर्ड हुआ गाना तो लोगों को इतना पसंद आया जब उन्होंने ये गाना सुना, तो सबको पूरे इंडस्ट्री में एक से ऐसे बात निकलने लगी कि जो गाना पिक्चराइज हुआ है इतना खूबसूरत पिक्चराइज हुआ है कि देखने लायक है। तो मेरे जितने भी मूर्ति अंकल और जितने भी मेरे फादर के टेक्नीशियंस थे वो कहा करते थे कि सब लोग आते थे मेरे पिताजी के पास कि मुझे गाना दिखा दो, किसी बात दिखा। मेरे पिताजी कह रहे थे रुको फिल्म बनने दो, आप देख लेंगे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की गाना देखने के लिए, और फिर मेरे पिताजी दिखाया नहीं, और फिल्म जब रिलीज़ हुई तभी गाना जब पर्दे पे आया तो सब देखकर एकदम दंग रह गए कि इस सिचुएशन में किस तरह से ये गाने को डाला गया और किस तरह से इसके बोल को इस्तेमाल किया गया। तो ये
एक ख़ासियत थी जो मेरे पिताजी का, जो जिस तरह से वो सॉन्ग का पिक्चराइजेशन करते थे। जैसे आपको अभी बताया गया कि वो जब गाना होता था फिल्मों में, तो वो ये नहीं चाहते थे कि एक लंबा सा ओपनिंग म्यूज़िक हो और ओपनिंग म्यूज़िक के बाद आप अंतराष्ट्र शुरू करेंगे, मुखड़ा शुरू करेंगे और फिर उसके बाद मतलब गाना शुरू होगा। तो वो हमेशा अपने लिरिसिस्ट से कहते थे, आप गाना, म्यूज़िक डायरेक्टर से कहते गाना पहले वर्ड से शुरू करो, ताकि जब आप ऑडियंस आप देख रहे हैं फिल्म को, तो ऐसे लगता है कि जो डायलॉग्स जो कैरेक्टर बोल रहा है, बोलते बोलते अचानक गाने लगता है। तो एक गाना जो है वो जो सीन का एक हिस्सा बन जाता है, एक कंप्लीट एक ये फॉर्म बन जाता है, गाना अलग सा नहीं लगता। नहीं तो क्या होता है कि म्यूज़िक से पहले शुरू हो तो ऐसे लगता है कि अभी म्यूज़िक होगा, अभी गाना आने वाला है, तो काफ़ी लोग उठकर चले जाते थे। तो मेरे पिताजी ने ये फॉर्म ऑफ सॉन्ग पिक्चराइजेशन में काफ़ी उन्होंने मेहनत की। तो ये एक सारा एक इतना नया अंदाज़ था कि लोगों को बहुत पसंद आया, और इसलिए आज उनका नाम जहाँ भी है, उनकी फ़िल्मों का जितनी भी तारीफ़ होती है वो सुनकर मुझे बहुत गर्व होता है। और आज मैं कृपाशंकर शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ये पुस्तक उन्होंने पेश की है। आप लोग ज़रूर ये पुस्तक में बहुत सरल भाषा में आपको मेरे पिताजी के ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशन के बारे में कहा गया है, उनके मूर्ति साहब के साथ जो उनकी इंटरव्यू उन्होंने ली है उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब है जिसमें आप बहुत कुछ पाएंगे। और आप लोग सब यहाँ आए और आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया।